अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर दो। आप लोग की शादी होने वाली है फ्यूचर में जल्दी, और आप लोग की जिसके साथ में शादी होने वाली है वो लड़का या लड़की, अच्छा जिनकी हो चुकी है वो कांड कर चुके हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जिनकी होने वाली है उनके बारे में बात कर रहा हूं, अभी हुई नहीं है। और यहां पर आप लोग को जो हस्बैंड और वाइफ है जो होने वाले, वो बोले कि आपसे शादी तभी करेंगे तो आप लोग को पहले HIV टेस्ट करवाना पड़ेगा, और ये HIV टेस्ट के किए बगैर शादी नहीं होगी। तो आप लोग शादी करोगे या फिर नहीं करोगे, या फिर HIV टेस्ट करवा लोगे, तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को फॉलो करना अच्छा लगेगा, ये आप लोग बताइए। आखिर ये न्यूज क्यों डिस्कस कर रहा हूं, सोचो अभी तो मैंने आप लोगों को बोला है कि हाँ आप लोग करवाओगे या नहीं करवाओगे। अगर सरकार इसको मैंडेटरी कर दे कि भाई शादी तभी होगी जब तक कि आप लोग HIV एड्स का टेस्ट जो है वो यहां पर अपने सामने लेकर नहीं आते हैं, उससे पहले आप लोग की शादी जो है वो यहां पर नहीं कराई जाएगी। ऐसा ही एक प्रोविजन लाने जा रहा है हमारे देश के अंदर में एक राज्य है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगी कि ऑलरेडी एक राज्य हमारे देश में ऐसा कर रहा है। क्या आप लोगों को पता है वो कौन सा राज्य है जो ऑलरेडी ये मैंडेटरी काम कर रहा है? तो ये सारे तमाम मुद्दे डिस्कस करूंगा। आज का सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज का सेशन जो है वो संडे है, और संडे को फंडे बनाएंगे और शानदार तरीके से आज का ये सेशन एंजॉय करने वाले हैं। वैसे किस किस की हो चुकी है और किस किस की नहीं हुई है कमेंट बॉक्स में मत बताना, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों की प्राइवेसी है। पर हाँ ये जरूर बताना कि आप लोग शादी से पहले अपना ये टेस्ट करवाना पसंद करोगे, यस या फिर नो। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करूंगा एक बहुत ही प्यारी सी कोटेशन के साथ में। क्या कोटेशन, क्या बेसिकली एक छोटी सी एक पिक्चर है जो यहां पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूं। यहां पर ये पिक्चर बात कर रही है सैयारा के बारे में। सैयारा जो मूवी है आजकल देख देख कर कई सारे लोग परेशान हैं, और इस मूवी के चक्कर में कई सारे लोग जो हैं वो यहां पर इतने परेशान हैं कि थिएटर के अंदर में बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। कई सारे लोगों को वहां से सीधा हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते यहां पर ये बड़ी प्यारी बात है आप लोगों के सामने। बोला गया कि आजकल के लोग सैयारा मूवी देखकर बता रहे हैं कि मोहब्बत रुलाती बहुत है। मैंने कहा कभी फाइनल मेरिट से बाहर होके देखना, पता चल जाएगा भाई साहब। जब आप लोग प्रीलिम्स दे लेते हो, उसके बाद में मेंस हो जाता है, उसके बाद में इंटरव्यू हो जाता है, और जब पता चलता है कि भाई साहब सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर से यहां पर आना पड़ता है, भाई साहब जो दर्द देखने को मिलता है ना, उस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। मतलब नेक्स्ट लेवल का पेन होता है दिल के अंदर में। थोड़ी देर के लिए तो दिल कहता है कि ना अब नहीं धड़कता बहुत हो गया धड़कना, मैं बंद हो जा रहा हूं यहां पर। ऐसे वाली फीलिंग निकल कर आती है भाई साहब, जबरदस्त तरीके की फीलिंग है ठीक है। तो यहां पर जिंदगी में अगर रियलिटी में आप लोग असली पेन अगर रियलिटी में फील करना चाहते हैं, तो आप लोग रियलिटी में ये चीज फील कर सकते हैं ऐसी जगह पर, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं फील भी किया होगा। पर लेकिन रिलेशनशिप भी अपनी जगह सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप जो है वहां पर पेन वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। पर लेकिन कोशिश करो कि ऐसे इंसान के साथ में रहो जो आप लोग को सही डायरेक्शन में लेकर चले और सपोर्ट करता हुआ नजर आए। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर। ये काफी लंबे समय से कई बार मैं ये टॉपिक डिस्कस भी कर चुका हूं, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। सेक्युलरिज्म के बारे में बात की जाती है, जिसको हिंदी में हम लोग धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलता है? ये पता है कौन से आर्टिकल में सेक्युलरिज्म के बारे में? आप लोग बोलोगे यार कोई आर्टिकल तो नहीं है, फिर कहां कहां पर देखने को मिलता है? तो ये बता दो। आर्टिकल वैसे बहुत सारे हैं जो सेक्युलरिज्म के बारे में बता देंगे, और मैंने डिस्कस भी किए थे। DPSP के अंदर भी है, फंडामेंटल राइट के अंदर भी है, तो सब जगह आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये बताना है कि सेक्युलरिज्म कहां पर इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को यहां पर मेंशन देखने को मिल जाएगा। प्रीएम्बल के अंदर में प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य, या फिर यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। सही आंसर क्या है? देखता हूं कौन सही आंसर देता है। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और बाकी कैसा रहा यार कल का दिन, और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं जरूर बताना। और इस सप्ताह में जो आप लोगों ने टारगेट डिसाइड किया था, क्या वो टारगेट कंप्लीट कर लिया है? अगर नहीं किया है तो आज संडे है, संडे को कम से कम आप लोग वो टारगेट जरूर कंप्लीट करना। छोड़ना मत टारगेट को, क्योंकि अगर टारगेट को छोड़ोगे तो फिर अगले सप्ताह को भी अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये टारगेट आप लोग को जरूर कंप्लीट करके चलना है। ओके, तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करोगे। ओके दोस्तों, टॉपिक के ऊपर में यार स्टार लगा लेना, और एक नहीं 4-5 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये टॉपिक जो है सोसाइटी के बारे में बात करेगा, ये टॉपिक जो है हेल्थ के बारे में बात करेगा, ये टॉपिक जो है मैरिज सिस्टम के बारे में बात करेगा, और ये टॉपिक जो है वो प्राइवेसी के बारे में बात करेगा। बात की जा रही है शादी से पहले। आप लोगों ने कहा सुना ना, शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, तो खाकर पछता नहीं भला। तो यहां पर बात की जा रही है कि पछताने से पहले
अब यहां पर एक राज्य ऐसा है हमारे देश के अंदर में जो कि ये बोल रहा है कि शादी का लड्डू बाद में खाना, पहले एक टेस्ट आप लोग करवा के आना, जिस टेस्ट का नाम है HIV और एड्स। इस बीमारी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को लेकर डूबती है और आज तक भी लाइलाज बीमारी नहीं है। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहां पर इस बीमारी की है कि अगर ये पेरेंट्स को हो तो बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है इजीली यहां पर। यानी कि जो दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं, अगर उनमें से एक इंसान को हो तो दोनों से लग जाएगी, और दोनों को लग गई, अगर इनके थ्रू एक बच्चा पैदा होगा तो फिर बच्चे को लग जाएगी। तो इतनी ज्यादा खतरनाक ये बीमारी देखने को मिल रही है और जनरेशन जनरेशन ये बीमारी चलती रहती है। और चलो ठीक है, कोई बीमारी हो भी जाए यार इलाज करवा लेंगे, ये लाइलाज भी है ऊपर से। तो इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक इस पर्टिकुलर बीमारी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर में एक राज्य जिसका नाम है मेघालय, उसने ये बोला है कि यार इसका इलाज करना ही करना पड़ेगा। तो मेघालय के अंदर में फिलहाल इस बीमारी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ये प्रपोजल लेकर आ रही है कि अगर आज की डेट में आप लोग को शादी करनी है, उससे पहले मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है HIV टेस्ट कराना शादी से पहले। ये अभी उन्होंने डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं यहां पर, ये आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यहां पर ये इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ गया कि लोगों की शादी जैसे पर्सनल मैटर में सरकार को घुसना पड़ गया। तो ये चीज जो है आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज की डेट में मेघालय के अंदर में कुछ डिस्ट्रिक्ट एरिया ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से HIV के केसेस फैल रहे हैं। और इस तरह तरीके से फैल रहे हैं यहां पर, खासकर ईस्ट खासी हिली एरिया के अंदर में अगर आप लोग देखोगे, जहां पर 2024 के कंपेयर में अगर 2023 में देखोगे तो HIV के केस जो हैं वो डबल हो गए हैं। यानी कि आप लोग सोचो डबल स्पीड से केस बढ़ रहे हैं यहां पर। तो इसके चलते यहां पर ये देखने को मिल रहा है, अगर ये केस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो पता चला पूरा का पूरा मेघालय जो है वो एड्स से ग्रसित मेघालय हो गया। तो सोच के देखो कितनी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। और आप लोग किसी डिस्ट्रिक्ट के DMO और आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी घटना घट रही है तो आप लोग के ऊपर में बहुत तकड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आ जाती है। और इसी के ध्यान में रखते हुए यहां पर अभी ये देखो एक बात और बता दूं, जब हम लोग कोई भी बीमारी के चक्कर में आते हैं यहां पर तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उस बीमारी का इलाज करवाना भी जरूरी है। कई बार हम लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं या फिर इलाज होता है हम लोग को पता नहीं रहता है, तो यहां पर वो भी गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एंटी रिट्रेवल जो थेरेपी है जिसको ART बोलते हैं, वो लगभग ओनली यहां पर 1581 पेशेंट को आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि इसमें भी बहुत बड़ा गैप है। एक तो इस डबल स्पीड से बीमारी बढ़ रही है और आधे लोगों को यहां पर इलाज मिल पा रहा है, तो बीमारी जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी सिचुएशन यहां पर ऐसी होगी, जो कि यहां पर हेल्थ जो कि एक ऐसा सेक्टर है जिसको सही से लेकर चलना चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये जबरदस्त तरीके से बर्बादी करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, हेल्थ जो है वो कौन सी लिस्ट के अंदर में आता है? संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कौन सी लिस्ट के अंदर में आता है ये आप लोग को बताना है। क्या हमारे देश के अंदर में कोई और भी राज्य है जो ऑलरेडी इस मॉडल को फॉलो कर रहा है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। गोवा के बारे में ये चीज बड़ी अच्छी लगती है यार मुझे। आप लोगों ने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में फॉलो किया जा रहा है। ऑलरेडी यहां पर ये पैटर्न भी फॉलो किया जा रहा है कि अगर शादी से पहले आप लोग यहां पर HIV टेस्ट नहीं कराते तो शादी अलाउ नहीं की जाएगी। तो मेघालय अब सिमिलर फ्रेमवर्क फॉलो करने जा रहा है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है और कौन से राज्य ने अभी फॉलो किया था यहां पर गोवा को ये इंप्लीमेंट करने के लिए, सेम उसी पैटर्न में यहां पर अभी मेघालय फॉलो करेगा HIV टेस्टिंग को यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये अपने ही आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए यहां पर। तो ओनली स्टेट अब तक गोवा है जो यहां पर इसको फॉलो करने के लिए बोलता है। अब गोवा के बाद में नॉर्थ ईस्ट का राज्य हमारा मेघालय भी यहां पर हो जाएगा जो इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो जाता है। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। अगर इसकी गोली खाते रहोगे तो रुकी रहेगी, गोली खाना बंद कर दोगे तो यहां पर चीजें जो है खराब हो जाएंगी। इसलिए यहां पर इस पर्टिकुलर बीमारी को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। और यहां पर जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो कहां पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है ईस्ट जो पर्टिकुलर, अच्छा ये पर्टिकुलर मैप क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है, फिर से कह रहा हूं इसको ध्यान से रखिएगा। ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहां पर? क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना है गायरो, खासी और जैंतिया, ये मेघालय के अंदर में एरिया देखने को मिलता है, हिली एरिया। और इसी के नाम पर यहां पर पूरा का पूरा एरिया बटा हुआ है। नॉर्थ गायरो, वेस्ट गायरो, यहां पर साउथ वेस्ट गायरो, साउथ गायरो, यहां पर ईस्ट गायरो, यहां पर इस तरीके से यहां पर साउथ वेस्ट गायरो। तो आप लोगों से ये क्या होता है कि ईस्ट टू वेस्ट ये लगाने के लिए आ जाता है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग यहां पर ध्यान रखना। जैसे यहां पर गायरो याद रखना, ईस्ट वेस्ट तो आप लोग को पता ही रहता है। सबसे पहले गायरा, फिर यहां पर खासी और फिर यहां पर जैंता, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। यानी कि गारा में धस गया इंसान, सामने वाला खास रहा है, हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है, यहां जान निकली जा रही है।
तो इस तरीके से याद रखें ना, तो GKJ, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहां पर बात की जा रही है मेघालय के बारे में, तो गारो, खासी और जैंता करके आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां पर सरकार इसको इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रही है। इससे क्या होगा, इससे यहां पर जो लोग हैं खासकर उनकी हेल्थ को बचाया जा सकेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, समझ में आ गया कि अर्ली डिटेंशन होगा वैसा बीमारी का, तो बीमारी को बढ़ने से रोक पाएंगे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, खासकर अगर यहां पर ज्यादा एक तरीके से बीमारी ना फैले और 0 केसेस हो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आप लोगों ने सुनी होगी। तो बढ़ने से रोकने का यही तरीका है, जिन लोगों को हो रखा है उस बीमारी को कंट्रोल किया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर यह काम किया जा रहा है। लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं है कि आप लोग इनको इजीली कंट्रोल कर लोगे। अब सोच के देखो, यहां पर शादी होने वाली है, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं यहां पर, या फिर परिवार वाले एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो यहां पर कई बार आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि लोग जो है इसको इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। और मैं तो जिस दिन से डिस्कशन करना स्टार्ट किया है द हिंदू का, ये लगभग 2016 से मैंने स्टार्ट किया था, और आज यहां पर बैठकर मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी डाइवोर्स, जब भी यहां पर डोवरी का केस आता था, मैं हमेशा डिस्कस करता था कि भाई साहब डोवरी के तो बारे में बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये इतना दहेज चाहिए, और बाप भी यहां पर लड़का देख लेता है, भाई एक अच्छे खासे परिवार का लड़का होना चाहिए, पर कोई भी ये नहीं देखता कि उस इंसान के शरीर में कितनी बीमारी है, लड़का हो चाहे लड़की। अगर शादी कर दी दोनों की और पता चला सामने वाले को कोई बीमारी लग रखी है, तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और सामने वाले की भी जान उसके साथ में लपेटी जाएगी यहां पर। तो इसलिए जान है तो जहान है, बाकी सारी चीजें एक दिन की मेहमान है। तो अपनी जिंदगी में अगर कभी भी शादी करने जाओ तो एटलीस्ट ये टेस्ट जरूर करा लेना। अब तो सरकार भी इसको मैंडेटरी करने लगी यहां पर मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि एथिकल बड़ा दिक्कत आएगी निकल कर। क्यों? क्योंकि शादी जैसा जो मैटर है यहां पर, ये लोगों का पर्सनल मैटर होता है, और इसी के साथ में अगर किसी इंसान शादी करने जा रहा है और शादी करते हुए पता चल गया कि भाई इसको चेक करा लो, और पता चल गया HIV यहां पर हो रखा है, तो उस इंसान की तो कभी शादी भी होने से रही फिर यहां पर, तो ये अलग से दिक्कत निकल कर आएगी यहां पर। तो आधे लोग इसको वैसे भी छिपाएंगे यहां पर, हो सकता है पैसा घूस देकर जैसे तैसे जुगाड़ करने की कोशिश करें, पर लेकिन इसके चक्कर में जिसके साथ शादी करेंगे उसकी भी जान जाएगी और आने वाले बच्चे की भी जान जाएगी, तो ये ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसलिए प्राइवेसी और ह्यूमन राइट का कंसर्न यहां पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, HIV अगर इंडिविजुअल को यहां पर हो गया तो ये मैटर भी कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है कि हाँ ठीक है चलो हो गया, एंजॉय करते रहो, HIV तो है, कौन सी बड़ी बीमारी है, ऐसे थोड़ी ना है कि भाई साहब कौन सा कुंभ का मेला है भाई साहब ये ऐसी बीमारी है कि इसका कोई इलाज नहीं यहां पर। तो यहां पर काउंसिल की जरूरत है, स्टिक यहां पर चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत है यहां पर, और पब्लिक अवेयरनेस की भी जरूरत है यहां पर। तो सारी चीजें एक साथ निकल कर आएगी तब इंप्लीमेंट होगा। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट अगर DM बनकर आप लोग जाते हो तो आप लोगों के लिए बड़ी ही तकड़े वाली ये समस्या देखने को मिलेगी कि भाई इस मैटर को कैसे डील करने, क्योंकि जब पर्सनल मैटर की बात आती है तो आप लोग समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और दीजिए, हमारे संविधान के अंदर में ये किस कैटेगरी में आता है? आप लोग का फंडामेंटल राइट है कि आप लोग अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हो। ये किस फंडामेंटल राइट के अंदर में देखने को मिलता है? राइट टू मैरिज जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। मैं तो चाहता हूं पूरे देश के अंदर में अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में, और पूरे देश के अंदर में हम लोग को इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर इस बीमारी के चपेट में आते हुए नजर आएंगे। ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इस पर्टिकुलर न्यूज का फायदा उठाओगे और आगे फ्यूचर में जो भी शादी करने जा रहा है वो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए शादी करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आज है संडे को फंडे बनाते हुए टेस्ट डे भी आप लोगों को बनाना होता है। तो अगर आप लोग फाउंडेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो NCERT के टेस्ट हैं आप लोगों के सामने, टोटल मिलाकर 110 टेस्ट हैं यहां पर, और इतने माइन्यूट प्राइस में यहां पर 499 में ओनली यहां पर आप लोगों को 130 टेस्ट हैं, 20 टेस्ट रिवीजन भी है इसमें एक्स्ट्रा, वो यहां पर लिखे नहीं है। सारी की सारी NCERT आप लोगों की रिवीजन होती नजर आएगी। तो जिसको NCERT का रिवीजन भी करना है उसके लिए भी एक बेहतरीन तरीका होता है यहां पर, इनको आप लोग फॉलो करके चल सकते हो। इसी के साथ में अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग यहां पर, उसके लिए भी चीजें अवेलेबल है। और बाकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यहां पर IB, तो इसको भी आप लोग साथ में लेकर चल सकते हैं। EPFO का भी आप लोग एग्जाम का पूरा सिलेबस यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। स्टेट PCS की भी क्लासेस है यहां पर, टोटल मिलाकर 7 स्टेट PCS यहां पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ में अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो RBI ग्रेड बी ऑफिसर, शानदार पोस्ट होती है भाई साहब, 1 लाख के करीब सैलरी होती है, और जस्ट आप लोग को जिसके हाथ में पेपर नहीं है, एक झट मंगनी पट भी वाली बात होती है, सेम काम नाबार्ड का रहता है, तो ये कनेक्ट कर सकते हैं। और UPSC तो आप लोगों के लिए है यहां पर, अगर UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं 2026 या फिर 2027, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है, इसको आप लोग फॉलो करके चल सकते हैं यहां पर।
ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। रेगुलर फ्री क्विज होता है और 12 बजे टेस्ट भी पब्लिश होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ में ये वेबसाइट आप लोग फॉलो कर सकते हो studylover.vid.in के नाम से। और हाँ, ये ध्यान रखना क्विज भी होता है रेगुलरली, उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहां पर ये आर्टिकल भी छोटा सा है यहां पर लेकिन है यहां पर ये भी मेघालय के बारे में। यहां पर मेघालय के अंदर में आप लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग को ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है। और यहां पर एक राज्य ऐसा है हमारे देश के अंदर में, ये एक हो गया सिक्किम, दूसरा मेघालय, जो कि यहां पर अकेले एक राज्य को टच करता है। जैसे सिक्किम बस यहां पर किसको टच करता है आप लोग बताइए, मेघालय अकेला आसाम को टच करता है और हमारे देश के अंदर में किसी राज्य को टच नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप लोगों ने सुना है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो यहां पर कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है कि कैप्रिकॉर्न। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न में फर्क समझने के लिए ध्यान रखना कि कैप्री जो होती है वो नीचे पहनी जाती है, और कैंसर के बारे में ध्यान रखना, कभी किसी की जाड़ में कैंसर हो रहा है, किसी के मुंह में कैंसर हो रहा है, किसी के लंग्स में कैंसर हो रहा है, तो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में ज्यादा कैंसर रहता है। तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में जो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉर्थ ईस्ट के कौन से 2 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप लोग को बताना है। देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अभी यहां पर आप लोग को यह ध्यान रखना है कि हमारी सोसाइटी कैसी सोसाइटी है। ये एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है जिसको आप लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सारे काम फादर के नाम पर होते हैं। और मैंने आप लोगों को एक डायलॉग पहले भी सुनाया था, विद्या बालन का बड़ा ही प्यारा सा डायलॉग लगता है मुझे कि मांग मेरी सिंदूर तेरे नाम का, हाथ मेरी चूड़ियां तेरे नाम की, पेट मेरा बच्चा तेरे नाम का यहाँ पर, और उसके बाद में जो बच्चा हो गया उसके पीछे सरनाम वो भी तेरे नाम का। यानी कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे नाम का, तेरी जिंदगी में क्या है मेरे नाम का। तो यहां पर उसी सरनेम के ऊपर में यहां पर बात चल रही है। अक्सर किसी पर्टिकुलर बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके पीछे उसके फादर का नाम लगाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है सोसाइटी में। क्यों नहीं मदर का नाम लगाया जाए, बल्कि मैं तो ये कहूं अगर 2 बच्चे हो यहां पर तो ऐसा कर लो भाई साहब कि लड़की के पीछे जो है यहां पर बाप का नाम आ गया और लड़के के पीछे जो है वो मां का नाम आ गया। तो ये भी फॉलो कर सकते हैं। कैसा रहेगा कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग अगर ऐसा किया जाए तो। यहां पर तो मेघालय के अंदर में अभी हाई कोर्ट के पास में एक पिटिशन चली गई। यहां पर था क्या, बेसिकली खासी कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया आप लोगों से, गायरो खासी जनता, तो उसी के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो खासी का जो पर्टिकुलर एरिया है, तो खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर, इसके अंदर में पर्टिकुलर क्या फॉलो किया जाता है, एक पैटर्न, पुराने टाइम से पैटर्न फॉलो करते हैं यहां पर कि मदर का सरनेम लगेगा, यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है यहां पर इनकी। ये बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। नॉर्थ ईस्ट में आज भी कई सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो कि मैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो करती हैं अपने इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर में। तो ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे यहां पर। और इसके लिए बाकायदा यहां पर कानून भी आप लोगों को देखने को मिलता है जिसको खासी सोशल कस्टम ऑफ लीनेज एक्ट 1997 का है। इस स्ट्रक्चर में ये कोशिश की गई है कि भाई कैसे मैट्रियार्कल सिस्टम को हम लोग प्रिजर्व करें, क्योंकि पूरा देश पैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो करता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि मैट्रियार्कल यानी कि माता वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। तो वहां पर उसको सपोर्ट करने के लिए ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो आज की डेट में खासी वाले एरिया में यहां पर यह कोशिश की जा रही है कि भाई अगर मैटरनल है तो क्या यहां पर पैटर्नल हो नहीं सकता, बिल्कुल भी यहां पर। तो कुछ लोग ऐसे हैं यहां पर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग बात करें या तो एसटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है खासी होने के लिए और फिर पैटर्नल सरनेम होना जरूरी है यहां पर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है यहां पर। तो इसकी वजह से बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, इसलिए केस जो है यहां पर पहुंच गया ये कोर्ट के अंदर में यहां पर। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना। कल को चलकर अगर लिखने के लिए कुछ आ जाए, एग्जांपल देने के लिए कुछ आ जाए, तो खासी के अंदर में जो हिली जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मैटरनल पैटर्न फॉलो किया जाता है, यानी कि मां के नाम पर चीजें होती है। और ट्राइबल कम्युनिटी में कुछ कम्युनिटी तो ऐसे भी हैं, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि वहां पर जो घर के में जो बड़ी बहन है यहां पर वो यहां पर होलसेल अथॉरिटी होगी यहां पर प्रॉपर्टी की, ना कि घर का बड़ा भाई। तो ये भी पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, जबकि पूरे देश के अंदर में आप लोगों को पता है कि माहौल कैसा है। तो नॉर्थ ईस्ट में आज भी आप लोग ये चीजें इनसे सीख सकते हैं। तो ये भी इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब कोई डाउट नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा एक छोटी सी पॉइंट और बता दूं यहां पर एचआईवी बीमारी के बारे में। एचआईवी और यहां पर जो एड्स होता है इसके बारे में ध्यान रखना। एचआईवी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। तो यानी कि एचआईवी एक तरीके का वायरस है यहां पर, और जो इससे होने वाली बीमारी उसको कहते हैं एड्स। यानी कि जैसे कोविड-19 यहां पर क्या हो गया, ये बीमारी है, और यहां पर SARS-CoV-2 ये हो गया आप लोग का वायरस।
तो यहां पर ऐसे ही HIV है SARS-CoV-2 और एड्स है कोविड-19। तो यहां पर HIV को बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और AIDS इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि बीमारी जो कि यहां पर फैलती है। और हमारे देश के अंदर में यहां पर इस बीमारी को कम करने की कोशिश की जाती है अलग अलग तरीके से अवेयर फैलाकर। अभी अगर बात करें नेशनल लेवल पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया जाता है, तो इसमें काफी लार्ज स्केल पर लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। और ये फेज जो चल रहा है यहां पर बेस लाइन बता दो आप लोगों को, हमारे देश के अंदर में 2010 से कोशिश की जा रही थी कि इसको खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, इवन इसको लेकर एक्ट तक लेकर आना पड़ गया। तो इस बीमारी की आप लोग ग्रेविटी समझ सकते हैं। तो इंडिया HIV एड्स एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है यहां पर, तो इसको लेकर अभी बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो हमारे देश के अंदर में बोला गया था कि 80% के करीब जो मोर्टेलिटी है वो कम कर देंगे, यानी कि HIV के इंफेक्शन से मरने वाले अगर 100 लोग हुआ करते थे तो 80 लोगों को हम लोग बचा लेंगे 2025-26 तक। ये टारगेट रखा गया था जब 2010 का बेसलाइन रखा गया 2017 में जब एक्ट निकाल कर लेकर आए। पर हाँ घटे हैं, पर उतने नहीं जितने यहां पर टारगेट लगाया था। यानी कि टारगेट लगाया पहले अटेम्प्ट में IAS निकाल लेंगे। हाँ IAS नहीं निकला, पर हाँ यह है कि स्टेट पीसीएस तो निकाल लिया, या फिर कोई एक जॉब हमारे हाथ में आ गई, तो इतना कम से कम हो जाना चाहिए यहां पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को देखने को मिलेगा। हालांकि ये शॉर्ट न्यूज का अलग टॉपिक है, पर यहां पर इसको भी आप लोग याद रखिएगा HIV और एड्स के बारे में। तो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था, तो मुझे लगा इसको भी साथ में यहां पर कंबाइन कर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एक और छोटा सा आर्टिकल है यहां पर, शॉर्ट न्यूज वाला है, ये भी इंटरेस्टिंग है यहां पर। आप लोगों को ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कई बार कि फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर में, तो उनको तो आप लोग एंजॉय कर लेते हो कि यार फंडामेंटल राइट है, और यहां पर आप लोग की प्राइवेसी का कोई हनन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश के अंदर में KS पुत्तास्वामी केस आया था जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया था आर्टिकल 21 के अंदर में। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का, तो आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट बन गया था आप लोग का राइट टू प्राइवेसी। ये चीजें तो आप लोगों ने समझी थी अच्छे से यहां पर। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पर, ये है राइट टू फॉरगेटन। यानी कि अगर सोचो यहां पर कल को चलकर अगर मान लीजिए मैं सड़क पर जा रहा हूं और मेरी गाड़ी से कोई इंसान टकरा गया, और टकराने की वजह से किसी इंसान को बहुत ज्यादा इंजरी हो गई यहां पर, और ऊपर वाला न करे किसी की डेथ हो गई यहां पर, तो भाई साहब मेरा नाम जो है वो पब्लिक में आएगा और मुझे सजा मिलेगी, मैं जेल में जाऊंगा। और बड़ी बड़ी हेडिंग बन गई कि वीर तालियान नाम का एक टीचर ऑनलाइन पढ़ाता था, उसने एक इंसान को गाड़ी से ठोक दिया और इंसान की जान चली गई, अब वो जेल में पड़ा हुआ है। तो पूरी जगह मेरा नाम एक तरीके से खराब हो गया यहां पर। तो ये जो नाम खराब हो गया, इस नाम खराब होने की वजह से आगे से कोई भी इंसान जो है पता चल गया कि ये जेल में गया है, इसने एक इंसान की जान भी ले रखी है, इंटरनेट पर सारी चीजें वायरल हो रखी है, जब चाहो तुम सर्च कर लो यहां पर। भाई आगे से ना तो मेरे साथ में कोई यहां पर काम करना चाहेगा, ना ही यहां पर अगर कल को चलकर एक यहां पर ये एक एक्टर की कहानी सुना रहा हूं मैं यहां पर, एक एक्टर की आप भी थी, उसने दारू पी रखी थी, दारू पी के सड़क पर जा रहा था और यहां पर उस एक्टर का एक्सीडेंट की वजह से यहां पर बेसिकली दिक्कत हो गई थी, फिर वो जेल में भी चला गया, जेल काट कर आ गया। उस एक्टर की शादी नहीं हो रखी थी यहां पर, तो दिक्कत ये हो गई कि यार उस एक्टर की शादी नहीं हो रखी है, वो कह रहा है कि जहां भी शादी की बात चल रही है मेरी शादी इसलिए टूट जा रही है क्योंकि मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया था। अब मान लीजिए मैंने एक्सीडेंट किया, अब उसकी सजा मुझे मिल गई, अब मैं सजा काट कर आ चुका हूं, तो क्या अभी भी वो सेम टैग सेम स्टिग्मा मेरे साथ चलता रहेगा? वो आज की डेट में मेरी लाइफ को जो है बर्बाद करके बैठा है, ना ही मुझे कोई काम दे रहा है, ना ही मेरी शादी हो रही है यहां पर, मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई जबकि मैं सजा काट चुका हूं यहां पर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह बोला गया कि इंटरनेट पर अगर कोई इंसान चाहे तो अपनी इंफॉर्मेशन वहां से हटवा सकता है यहां पर, और इसको बोला गया राइट टू बी फॉरगेटन। तो ये भी आप लोगों का राइट टू प्राइवेसी के अंदर में ही देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 के अंदर में, कि इंटरनेट पर जो भी सर्च का जो फुटप्रिंट है, जिसको डिजिटल फुटप्रिंट बोला जाता है, उसको रिमूव करने का अधिकार है यहां पर, और आप लोग उसको रिमूव करवा सकते हैं। ये आप लोग का फंडामेंटल राइट है यहां पर, और इसको राइट टू बी फॉरगेटन बोलेंगे। आप लोग खुद सोचो यहां पर कई बार ऐसी भी चीज देखने को मिलती है, किसी लड़की की गलत तरीके से फोटो या वीडियो बना ली, उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, तो यहां पर उस लड़की को यह अधिकार है कि उसका सारा डेटा वहां से हटाया जाए यहां पर, और ये जरूरी भी है यहां पर। अगर ऐसा नहीं हटाया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा, तो उस लड़की की प्राइवेसी का हनन हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो इसलिए यहां पर ये पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब राइट टू प्राइवेसी तो है, पर लेकिन क्या राइट टू फॉरगेटन है हमारे संविधान के अंदर में, किस पर्टिकुलर आर्टिकल से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है? तो याद रखना आर्टिकल 21, ये बाहुबली तलवार है यहां पर आप लोग के फंडामेंटल राइट के अंदर में। जब आप लोग बात करते हैं बाहुबली आर्टिकल, तो आप लोगों को पता ही 142 आर्टिकल है, पर ये भी एक बाहुबली तलवार है यहां पर फंडामेंटल राइट के अंदर में, क्योंकि इंसान की जब तक जान नहीं रहेगी तब तक जहान देखने को नहीं मिलेगा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहां पर, जैसे मैंने कई सारे राइट आप लोगों को बताए थे, एक हो गया फंडामेंटल राइट, एक हो गया स्टैट्यूटरी राइट, एक हो गया नेचुरल राइट,
यहां पर ये नेचुरल राइट भी मैंने डिस्कस आप लोगों से किया था। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहां पर आर्टिकल 21 जो है उसको किस कैटेगरी में आप लोग रखेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने डिस्कशन सुना है और मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी यहां पर। तो इसको आंसर आप लोग जरूर करिएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां पर ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के, और कई बार तो इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं इस तरीके क्वेश्चन यार। और आप लोग को अगर डीएम है तो पता भी होना चाहिए, कल को चलकर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई न्यूज निकल कर आती है, कहेंगे डीएम को ही नहीं पता, भाई देखो रे डीएम को ही नहीं पता ऐसी कहानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब क्लैरिटी आएगी, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हालांकि इसके बारे में कुछ बातें तो मैंने डिस्कस करी थी, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें डिस्कस करूंगा कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ में, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी होगा और साथ ही साथ में ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी आर्टिकल है यहां पर। साथ ही साथ में कुछ ऐसी स्कीम्स भी बताऊंगा जो कि इंडिया और मालदीव को लेकर साथ में चलते हैं, और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा, हालांकि उसका मॉडल आंसर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी नए नए मॉडल आंसर जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ ऐसे हैं जो ज्वाइन करने से पहले मैसेज करते रहते हैं। यहां पर दो तरीके हैं मॉडल आंसर ज्वाइन करने के। आसान तरीका यह है कि आप लोग एप्लीकेशन पर जाइए या फिर वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप लोगों को आंसर राइटिंग के बारे में लिखा होगा, वहां पर उस कोर्स में जाकर आप लोग ज्वाइन करना। और 499 में ये लाइफ टाइम के लिए, यहां पर कोई आप लोगों को इसके अलावा पेमेंट नहीं करना है। आप लोग के बच्चे भी चाहें तो इससे आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एक बार अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया तो आप लोग यहां पर पुराने जो भी मॉडल आंसर हैं उनको भी देख सकते हो। तो लगभग यहां पर 650 के करीब मॉडल आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं, और रेगुलरली यहां पर मॉडल आंसर आते रहते हैं। तो 650 प्लस मॉडल आंसर आ चुके हैं, और आगे भी जितने भी आएंगे 1000, 2000, 5000 ये चलता रहेगा ऐसे, वो सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे यहां पर, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक चाहिए सर्च करो, उसका मॉडल आंसर देखो और अपना आंसर लिखना स्टार्ट करो। ये उन बच्चों के लिए जिसको बिल्कुल नहीं पता आंसर कैसे लिखना है, उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। तो कोशिश करो आप लोग वेबसाइट से ज्वाइन कर लो। अगर इसको स्कैन कोड को आप लोग यहां पर स्कैन कर ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, पर लेकिन वेबसाइट से इमीडिएटली आप लोग एक्सेस मिल जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो वहां पर दूसरे बच्चे भी आंसर लिखते हैं, उनका आंसर भी आप लोग यहां पर एक दूसरे के साथ में एक्सेस कर और देख सकते हो कैसे कैसे बच्चे आंसर लिखे, क्योंकि कई सारे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कुछ एसडीएम है, कुछ तहसीलदार है, बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि ऑलरेडी वहां पर आंसर लिखते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल की ओर। यहां पर बात की जा रही है नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी, उन्हें पड़ोसी पहले उसके बाद में सब कुछ, और इसी के साथ में विजन बेसिकली महासागर। तो इनके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी मालदीव की यात्रा पर गए। मालदीव कहां पर है? ये है हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर थोड़ा सा आप लोग नीचे को आओगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मालदीव। ये है एग्जैक्ट लोकेशन मालदीव की। इंडियन ओशन के अंदर में आप लोगों को मालदीव देखने को मिलता है। तो इस मालदीव की विजिट की गई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये कोई ऐसी नॉर्मल विजिट नहीं थी। आप लोगों को याद होगा हमारे देश के अंदर में 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं तो हर 26 जनवरी पर किसी न किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं हम लोग। अच्छा, 2025 में जो 26 जनवरी हम लोगों ने सेलिब्रेट कर दी, क्या उसमें कोई चीफ गेस्ट आए थे? अगर हां तो उनका नाम लिखे, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार इस तरीके से। अभी मालदीव का ये 60वां आप लोगों को देखने को मिलेगा डे सेलिब्रेशन चल रहा है यहां पर, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया यहां पर। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया था। पर लेकिन कुछ दिनों पहले तक जो देश हमारे देश के साथ में बहुत ही नेगेटिव रिलेशन यहां पर बनाए हुआ था, और यहां तक ये भी बोला गया था भारत के बारे में, ऐसी भी बातें बोली जाती थी कि इंडिया आउट कैंपेन चलाई जाती थी यहां पर कि भारत को यहां से भगाओ, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग जो हैं इनके, जैसे कि यहां पर इनको एरोप्लेन वगैरह की सर्विस दिया करते थे, और भी हमारे आर्मी के भी कई सारे लोग थे। तो इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया इनके द्वारा वहां पर। तो बहुत ही बुरी कंडीशन देखने को मिली इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये म्यूजी के द्वारा किया गया था। वही म्यूजू आज की डेट में मोदी जी को इनवाइट कर रहा है, जिन मोदी जी के नाम पर वो इलेक्शन जीत कर आया था, जिस भारत के नाम पर यहां पर उल्टी सीधी हरकतें फैलाकर ये हरकतें करता हुआ नजर आया था और चाइना की गोद में बैठता हुआ नजर आया था। आज वही फिर से भारत को जो है यहां पर उसके साथ में रिलेशन इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं भी चले जाओ पर पड़ोसी को छोड़कर आप लोग नहीं जा सकते। अगर एक बार घर आप लोगों ने बना लिया है, घर बेचकर ही जाना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा कि हाँ किराए पर है चलो चेंज कर लेते हैं। यहां पर चाइना इधर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कहां चाइना कहां इंडिया। तो इस देश के साथ में रिलेशन बनाकर आप लोगों को रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन ओशन का राजा है वो है महाराजा इंडिया। तो
तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी क्या क्या मुद्दे हुए जिसमें यहां पे बातें की गई, तो मैं यहां पर ये मुद्दे अपडेट कर लेता हूं आप लोगों के साथ में। सबसे पहले तो बड़ी बड़ी बातें बोली गई दोनों साइड से कि तुम हमारे दिलो जिगर जान हो, तुम हमारी एक तरीके से मेहमान हो। तो यहां पर म्यूजियम ने बोला कि इंडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मालदीव की सहायता करता है, कई बार इकोनॉमिक और लिक्विडिटी चैलेंज से डील करता हुआ नजर आता है। यानी कि हम जो है जब भी गरीब होते हैं तो भारत के सामने जाकर झोली फहरा देते हैं, तो भारत हमारी सहायता कर देता है। ये म्यूजियम ने एक्सेप्ट कर लिया पब्लिकली यहां पर। तो फिर मोदी जी का भी बनता था कुछ ना कुछ बोलना, तो मोदी जी ने भी डायलॉग मारा यहां पर। मोदी जी का डायलॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहां पर, और ये वाला डायलॉग आगे भी आप लोग को देखने को मिलेगा। मालदीव ये कह रहे हैं, एक जो यहां पर मोदी जी एक तो यही कह रहे हैं खैर कि मालदीव जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। तो ये तो है कि पड़ोसी को पहले हम लोग तवज्जो देते हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा जब भी कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, इवन उस तक जो तुर्की है, जो टर्की है, वहां तक भी हम लोग अपनी सहायता प्रोवाइड कराते हुए नजर आते हैं। मालदीव में कोई दिक्कत आती है वहां पर सहायता प्रोवाइड कराते हुए नजर आते हैं। नेपाल में अर्थक्वेक आया, वहां पर पहुंच गए। तो हमारा तो यार दिल ही बड़ा है, ये तो हम लोग काम करते रहते हैं। तो फिलहाल के टाइम पर अभी आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है कि हम लोग अपने पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यहां पर हाईलाइट किया, अभी हमारे देश की लगभग 60 ईयर हो गए फ्रेंडशिप को यहां पर चलते हुए यहां पर, तो हम लोग इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर। तो इसके लिए कॉमेमोरेटिव स्टैंप आप लोग को देखने को मिलेगा। कॉमेमोरेटिव क्या रहता है, ये एक तरीके का यादगार बोलते हैं, यादगार स्टैंप आप लोग को देखने को मिलेगा कि तुम्हारी याद में ये स्टैंप हम लोग यहां पर लेकर आ रहे हैं एक तरीके से, ताकि हम लोगों को याद रहे कि हम लोगों ने 60वीं शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करती है। सॉरी, शादी की नहीं, रिलेशन की सालगिरह। अब यहां पर कई सारे एग्रीमेंट भी देखने को मिले, क्योंकि मालदीव हमारा जो इंडियन ओशन के साथ में मिलता हुआ देश भी है। तो 4 एमओयू क्या रहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक तरीके का एग्रीमेंट आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हो। तो ये भी कई तरीके के आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें फिशरी और एक्वाकल्चर के बारे में, टूरिज्म के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और डिजिटली हम लोग सबको कह रहे हैं हमारा यूपीआई यूज कर लो। यूपीआई अब पुष्पा बन चुका है, जो कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी हो चुके हैं। तो जिस भी देश के अंदर में जा रहे हैं तो यूपीआई को हम लोग जरूर उसको यूज करने की हिदायत दे रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं, तो इसको भी रेफरेंस दिया जा रहा है फाइनलाइज करने के लिए। तो आने वाले टाइम पे इंडिया और मालदीव जो है कई डायमेंशन में काम करेंगे। ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्र से कमाया गया पैसा, सस्टेनेबिलिटी को लेकर चलेंगे, यानी कि सततता को लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं कि बस खत्म कर दी चीजें। और डिजिटल कनेक्टिविटी तो आप लोग को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इतनी मीठी मीठी बातें क्यों की जा रही है, क्योंकि मालदीव को चाहिए पैसा और भारत पैसा दे रहा है। यहां पर भारत ने यहां पर अभी 4,850 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करने की बात की गई है, और फर्स्ट एवर ये इंडियन रुपी में हो रहा है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। अच्छा, आप लोग जब तैयारी करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन, खासकर एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे बैंक वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्टली, यहां पर वो पैसा ही पूछ लेते हैं यहां पर, ठीक है। पर लेकिन जैसे यूपीएससी में वो कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछते हुए यहां पर नजर आते हैं। ये पूछ लेंगे कि स्टेटमेंट देकर कि इंडिया में दिया गया, डॉलर में दिया गया, इंडियन रुपी में है, या फिर मालदीवियन रुपी में यहां पर है। तो ये इंडियन रुपी में यहां पर इनको सपोर्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ में यूपीआई आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, तो ये समझ सकते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फायदा क्या रहता है कि सामने वाले को अगर हम लोगों ने मान लीजिए पैसा दे दिया है, तो ऐसा नहीं कि पूरे पैसे के ऊपर में यहां पर ये हमको इंटरेस्ट देता हुआ नजर आएगा। ये जितना पैसा यूज करेगा उतना इंटरेस्ट देगा, और फिर यहां पर मान लीजिए उसने उसमें रिटर्न डाल दे तो इंटरेस्ट उसका वहीं पर रुक जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये सोचो कि पैसा इनके पास में पड़ा रहता है, अपने आराम से ये यूज करते हुए इसको नजर आते हैं। तो यहां पर डेफिसिट भी इनका कम होता हुआ नजर आएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका बनता हुआ नजर आएगा इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए यहां पर। तो मालदीव को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा लाइन ऑफ क्रेडिट का, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है यहां पर, ये लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो उसके साथ में इसको कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि कईयों को देखकर लग रहा होगा नहीं नहीं ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल किन दो देशों के बीच में, ये तो पता ही होगा ना। नहीं पता है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यहां पर कई सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते हैं। तो टेंशन मत लिया करो यार, जो बच्चे ऑलरेडी सीनियर है, जो रेगुलर यहां पर लेक्चर देख रहे हैं, वो आंसर देते हैं, उनके आंसर देख लिया करो। और जो सीनियर बच्चे हैं, आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार। जो बच्चा ऑलरेडी यहां पर अभी नया है, तो कम से कम आप पुराने हो, तो आप लोग का आंसर देना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कई सारे बच्चे आप लोगों से भी सीखते हैं यहां पर आकर। तो सीखने सिखाने का ये दौर है, इसी में आप लोगों को बहते हुए चलना है एक दूसरे के साथ में, और अपने एग्जाम को सेलेक्ट कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अगर बात करूं यहां पर
इसी के साथ में मालदीव को क्या फायदा हो रहा है, एक और फायदा दिया जा रहा है। मालदीव पर काफी उधारी पुरानी भी है, उधार में दबा हुआ है भारत के, तो हम लोगों ने यहां पर उसको रिस्ट्रक्चर करने की बात की है और छूट भी दी है कुछ यहां पर इनके डेट के अंदर में। यहां पर तो 40% रिडक्शन किया जा रहा है एनुअल रीपेमेंट के अंदर में, ताकि इनको थोड़ा सा सहूलियत मिले यहां पर। तो ये समझ सकते हैं 51 मिलियन से अब 29 मिलियन एनुअली यहां पर पेमेंट होगी। और इसी के साथ में अर्लियर जो 800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट था यहां पर, उस पर भी अप्लाई कर दिया इसको, ताकि यहां पर इनको आसानी रहे, दिक्कत न देखने को मिले। तो इससे समझ में आता है कि भारत जो है सामने वाले की समस्या समझ रहा है। ऐसा नहीं कि सामने वाला उधारी में दबा हुआ है तो भाई साहब उसका खून चूस लो। यहां पर चाइना की तरह ही नहीं हम लोग यहां पर जो डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं। चाइना ध्यान रखना डेट ट्रैप में फंसाता है, यानी कि कहता है कि भाई तू ये लोन नहीं दे पा रहा, तू इसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है तू और लोन ले ले इसका लोन देने के लिए। और फिर जब लोन हो जाएंगे तो अपना पोर्ट मुझे दे दिए, अपना ये एरिया मुझे दे दिए, यहां पर मेरे हवाई जहाज आ जाएंगे, यहां पर मेरा हेलीकॉप्टर आकर रुक जाएगा, तो फिर यहां पर उसको कंट्रोल कर लेता है, जैसे श्रीलंका के साथ में उसने खेला है। तो यहां पर ये खेला मालदीव जो है वो बच जा रहा है, क्योंकि भारत कोशिश कर रहा है कि मालदीव को सपोर्ट किया जाए। हालांकि भारत तो यार सबको सपोर्ट करता है। पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई सारे ऐसे आर्टिकल किए डिस्कस आप लोगों से। इंडिया ने ये सेम बातें बांग्लादेश को भी बोली है, पर वो तो आज खेल में गोद में जाकर बैठ गए फिर से। पाकिस्तान तक को, अफगानिस्तान को, सार कंट्री को, सबको इंडिया ने समझाया कि भाई साहब थोड़ा सा हट के चलना यहां पर, इससे ये इंसान तुम्हारी हड्डियां चूस लेगा, भारत नहीं है ये, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में अभी दोनों मिलकर और अच्छे से काम करने की बात करें तो इंडिया आउट नैरेटिव जो था मुइज्जू के टाइम पर, वो यहां पर अभी रीबैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा यहां पर, क्योंकि मुइज्जू ने भी इंडिया में विजिट किया था यहां पर, तो भारत के प्रधानमंत्री भी अभी यहां पर विजिट करने गए, तो अब दोनों बैलेंस कर चल रहे हैं। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा मैटर यहां पर। तो ये हो गया आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया है। अब इसके अंदर में कुछ एडिशनल चीजें और आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मैंने सागर के बारे में बात की थी यहां पर, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है आप लोगों से विजन सागर क्या है, तो सागर में, सागर की फुल फॉर्म पहले तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, यानी कि इस रीजन के अंदर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के बारे में बात की जाती है और मैरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में बात की जाती है, यानी कि समुद्र के थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ में रिलेशन बनाकर चलेंगे तो रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी। भाई साहब कल को कई चोरी चकारी हो रही है, वो सारी चीजें भी यहां पर ये रोकते हुए नजर आएंगे। इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी का कोऑपरेशन होगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट देखने को मिलेगा यहां पर, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं यहां पर। कल को चलकर हमारे एरिया में या फिर मालदीव के एरिया में एक दूसरे की जो एक तरीके की फ्लाइट भी जाती है, तो वहां पर भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी देते हुए नजर आएंगे, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को भी फॉलो करते हुए नजर आएंगे। तो ये है सागर मिशन। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑन दिस रीजन, किस रीजन, इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशन के बारे में बात की जाती है यहां पर। साथ ही साथ में इसके कुछ पिलर है यहां पर, इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से पिलर पर काम करता है सागर इनिशिएटिव यहां पर। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि समुद्र के लुटेरों को रोकना, पता चला समुद्र के लुटेरे जो लूट लेते हैं यहां पर सी के अंदर में, उनको कंट्रोल करना। हमारे देश के अंदर में हमारी नेवी जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है समुद्र के लुटेरों को कंट्रोल करने के अंदर में, ये आप लोग को बताइए। कैपेसिटी बिल्डिंग करना यहां पर, यानी कि ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के साथ में खासकर इस एरिया में सपोर्ट प्रोवाइड कराना। रीजनल कनेक्टिविटी, पोर्ट को लेकर, ट्रेड को लेकर, ब्लू इकोनॉमी को लेकर। कल को डिजास्टर आ जाता है तो HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देना, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कराना। कल को सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो हम लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। भले ही बाद में कोई हमारे उन्हें ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखो, कि वो गाना नहीं गाते हम लोग कहते हैं तू कितना ही प्यार ठुकरा ले, पर लेकिन हम बड़े दिल वाले, हम तुम्हारी सहायता हमेशा प्रेजेंट रहकर करने वाले, क्योंकि तुर्की ने तो हमारी पीठ में छुरा गोपा है, उसके लिए भी हम लोग दोस्त ऑपरेशन चला रहे हैं भाई साहब उनके अर्थक्वेक आने पर। तो इतना बड़ा दिल है हमारा, समझ गए आप लोग यहां पर। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, तो मैरीटाइम बायोडायवर्सिटी, सस्टेनेबल फिशिंग और एंटी पोल्यूशन मेजरमेंट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ताकि इसको ध्यान में रखा जा सके। साथ ही साथ में यहां पर स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है मालदीव की, अगर आप लोग समझ सकते हैं तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और क्वाड कोऑपरेशन के तहत भी यहां पर मैरीटाइम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। और आप लोगों को पता है चाइना को काउंटर करने की भी कोशिश की जाती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया बनना चाहता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, इसलिए हम लोग ये काम करते हुए नजर आते हैं। और चाइना को डील करने के लिए आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हमारे पास में डायमंड नेकलेस का यहां पर ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, जो आप लोग समझ सकते हैं। मैंने कहा था कि इसके नाम ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। चाबार ईरान के अंदर में है, डुकम ओमन के अंदर में है,
अजम्पशन सिसल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर सैबंग इंडोनेशिया, नेक्स्ट यहाँ पर चेंगई ये सिंगापुर और जापान और ऊपर मंगोलिया। तो हम लोग भी चाइना को चारों तरफ से घेर रहे हैं। हम लोग जैसे पुलिस कहती है चारों तरफ से घेर लिया, अपने हथियार फेंक दो, ऐसे ही चाइना हम लोग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक साइड से तो घेर ही रखा है उसने, चाइना है ही उधर, तो वहां तो कुछ जरूरत ही नहीं है, अब समुद्र से घेरना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जगह जगह घेरता है हम लोग को इस तरीके से। तो उसमें मोलदीव भी है हमारे घिराव में, तो इसलिए मोलदीव को कहते हैं भाई हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मोलदीव के साथ में इक्यूरिन करके एक एक्सरसाइज रहती है, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। तो मोलदीव को गेटवे टू इंडियन ओशन बोला जाता है, ऐसी लोकेशन इसकी, तो इसलिए भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आप लोगों को समझा दी। आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर से कह रहा हूं, इनका ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, कंफ्यूज आना कतई नहीं है। ओके दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा यार, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर आप लोग सोचो, मतलब आप लोगों को इस चीज की कम से कम तसल्ली है कि किसी देश के आप लोग नागरिक हैं। हमारा संविधान आप लोग को ये नागरिकता प्रोवाइड कराता है। सोच के देखो ऐसे देश के बारे में, यहाँ के नागरिक जो है वहां पर उस तरीके से नागरिक रहने के बावजूद भी फील नहीं करते हैं कंफर्टेबल। तो ये सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है। तो हम लोग यहाँ पर अलग ही पैटर्न में है यहाँ पर लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि रोहिंग्या कम्युनिटी हो गई, उनको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजी पाकिस्तान के भी रहते हैं यहाँ पर। तो लगभग 185 रिफ्यूजी पाकिस्तान के, रिफ्यूजी कैसे हैं, रिफ्यूजी उनको कहते हैं, इनको शरणार्थी आप लोग बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान से अपनी जान बचा कर आए और भारत में चाह रहे थे जैसे तैसे उनको किसी न किसी तरीके से ये सपोर्ट मिल जाए कि वो भारत के नागरिक बन जाए। तो 185 पाकिस्तानी भारत के 185 पाकिस्तानी नागरिक जो है अब भारत के नागरिक बन गए यहाँ पर। तो सोच के देखो, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था अब यहां पर उनको नागरिकता मिल गई है, तो कितना फायदा देखने को मिलेगा इसके बारे में भी बात करूंगा। तो 185 नागरिकों को पाकिस्तान से आए थे। हमारे देश के अंदर में एक कानून था जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं 2019 का। उसके तहत में यहां पर राजकोट में जो मोरबी है यहां पर इनको, और खासकर डिस्ट्रिक्ट कच्छ के अंदर में यहां पर इनको सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये कोई आज का कानून नहीं है, पुराने समय से बात चली आ रही है। पर उससे पहले एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, हमारे संविधान के अंदर में किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में सिटीजनशिप की बात की जाती है और किस पार्ट में सिटीजनशिप की बात की जाती है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा डिटेल में। हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर एक्ट लेकर आ गया जिसको बोला गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। इस एक्ट के तहत में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला 3 ऐसे देशों को छोड़कर, यहां पर इन जो 3 देशों के अंदर में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको छोड़कर अगर कोई और इंसान हमारे देश के अंदर में आएगा तो उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि यहां पर महिला हो, बच्चे हो और बुजुर्ग हो, यहां पर कोई मैन हो, और यहां पर हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या बुद्धिस्ट हो, अगर वो आता है यहां पर पाकिस्तान से तो उसको अलाउ किया जाता है। और यही सेम काम हम लोगों ने किया था बांग्लादेश के साथ में, और सेम काम हम लोगों ने किया था अफगानिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों के तीनों मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री हैं। कई सारे हिंदू जो लोग हैं यहां पर वो काफी परेशान रहते हैं। तो इसके चलते भारत ने उनको शरण देने की बात की, पर लेकिन शरण देने के लिए हम लोगों को यहां पर कुछ प्रोविजन करने पड़ते हैं, और वो प्रोविजन थे हमारे देश के अंदर में संविधान के। तो संविधान के अंदर में पार्ट 2 में आप लोग को हमारी सिटीजनशिप देखने को मिलती है। जैसे मैंने बता रखा है आप लोगों को, ये याद रखना, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को डीपीएसपी देखने को मिलता है। ऐसे यहां पर आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आप लोगों को यहां पर हमारे देश के अंदर में सिटीजनशिप के प्रोविजन देखने को मिलते हैं हमारे संविधान में। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो आज की डेट में अगर लोगों को सिटीजनशिप देनी है तो इन प्रोविजन के तहत में सिटीजनशिप यहां पर दी जाती है। तो इसी से यहां पर ये एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए इन प्रोविजन को ये एक्ट लेकर आएगा। तो इंडिविजुअल अगर कोई माइग्रेट होकर आ रहा था, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा था उसका, यानी कि उसको वहां पर मारने की कोशिश की जा रही थी रिलीजन के नाम पर, क्योंकि पाकिस्तान में जो रिलीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, पर हमारे देश के अंदर में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आप लोगों को पता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी और सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये लोग वहां से अपनी जान बचाकर आए और भारत के अंदर में उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत में सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई। तो ये एक मानवता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग कितने अच्छे से मानवता को फॉलो करते हैं। पर कई सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में ओनली हिंदू नहीं, कई सारे पाकिस्तानी भी है जो वहां से आना चाहते हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी,
तो इंडिया उनको अलाउ नहीं करता है। वो वहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कई सारे पाकिस्तानी लोग भी। इंडिया इसलिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि अगर मुस्लिम कम्युनिटी को अलाउ कर दिया आना यहां पर, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इसका गलत फायदा उठाए, कई सारे लोगों को भेज सकते हैं यहां पर हमारे देश के अंदर में सिक्योरिटी को हनन करने के लिए। तो ये भी इसका पीछे रीजन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी निकल कर आया कि कल को चलकर अगर मुस्लिम कम्युनिटी को यहां पर अलाउ करने के लिए अलाउ कर दिया बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, तो हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो हम लोग कहां पर चीजों को रखेंगे? हमारे देश के अंदर में खुद ही ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उन्हीं से नहीं जूझ पा रहे हैं, ये और समस्या हो जाएगी यहां पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो गुजरात के जो गुजरात के यहां पर जो पर्टिकुलर ये जो गुजरात के यहां पर जो मिनिस्टर थे यहां पर, इनके द्वारा बोला गया यू आर नाउ सिटीजन ऑफ ग्रेट इंडियन, मतलब ग्रेट नेशन इंडिया, भारत के सिटीजन है यहां पर। उनको बोला गया भारत माता की जय बोला गया यहां पर उन लोगों के द्वारा। आंखों में आंसू थे, इमोशन से भरे हुए थे, क्योंकि देश की नागरिकता मिल गई यहां पर, उनकी आइडेंटिटी मिल गई है उनको। इससे पहले उनको यहां पर कोई पूछ नहीं रहा था लंबे समय तक भारत के अंदर भी। अब वो खुलकर कह सकते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। उनको हेल्थ की स्कीम का फायदा मिलेगा, उनको एजुकेशन की स्कीम का फायदा मिलेगा, घर बनाने की स्कीम का फायदा, हो सकता है कि जो इंप्लॉयमेंट की स्कीम है उसका फायदा भी देखने को मिले। इनके बच्चे जो हैं अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, उनके बच्चों को यहां पर कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ साथ में जॉब मिल पाएगी यहां पर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब इनका इंटीग्रेशन जो है वो पब्लिक डेटाबेस के अंदर में देखने को मिलेगा, जिससे इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो कहते हैं ना कि देश में रहकर क्या फायदा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को पता लगता है कि नहीं है, पर लेकिन है देश के अगर सिटीजन है आप लोग, तो दुनिया भर के फायदे आप लोग को देखने को मिलते हैं किसी पर्टिकुलर देश के नागरिक होने के। अच्छा, फंडामेंटल राइट में आप लोग ये बताइए कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि ओनली हमारे देश के नागरिकों के लिए हैं यहां पर। उन पर्टिकुलर आर्टिकल का नंबर एटलीस्ट आप लोग को बताना चाहिए। देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसका सही आंसर दोगे। तो इसका सही आंसर जरूर देना, क्योंकि ये पॉलिटी के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, आज आदमी हुआ लफंगा, घूम रहा नर होकर नंगा, धरती का करता है धंधा, इन्वायरमेंट से ले रहा पंगा। आज की डेट में इंसान जो है, गाना कैसा लगा पहले तो बताओ। आज की डेट में इंसान जो है बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर चुका है। पिछले 24 साल का सर्वे निकाल कर लेकर आए, और इन सर्वे में यह पता चला कि हम जैसे इंसान इतने कुख्यात हो गए हैं कि 24 साल यानी कि 1998 से लेके 2022 तक का हम लोगों ने 50% कोरल रीफ जो हैं वो धरती पे से समाप्त कर दिए। भाई साहब, कोरल रीफ समझते हो? कोरल रीफ, परवाल भित्ति या मूंगा चट्टान, ये सारे इसी के नाम है सारे। तो यहां पर, और ये कहां की बात की जा रही है? ये उस लक्षद्वीप की बात की जा रही है जिस लक्षद्वीप को लेकर हम लोग छाती पीट रहे थे कि भाई साहब लक्षद्वीप में हम लोग इन्वायरमेंट बढ़ा देंगे, लक्षद्वीप में ये कर देंगे। उस लक्षद्वीप को हम लोग आधे से ज्यादा खत्म कर चुके हैं, 50% कोरल रीफ खत्म कर चुके हैं। फिर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से टूरिज्म जो है वो भाई साहब मालदीव जाता है। अपने यहाँ के बेसिकली नेचर को हम लोग बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। तो मतलब सोचो, कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है, तो इतने से टाइम के अंदर में अगर इतना खत्म कर दिया है अभी फिलहाल के टाइम पर 24 साल, तो आप लोग क्या लगता है कि आने वाले 24 साल में कितना खत्म हो जाएगा? तो मैं ये सोचकर परेशान था। मैंने कहा जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना इन्वायरमेंट का पोल्यूशन नहीं था, और इतनी सारे अगर बात करें ओशन के पोल्यूशन, पॉलिथीन वगैरह वो सब चीजें नहीं थी। ओशन के अंदर में इतने लार्ज स्केल पर उस टाइम पर ऑयल वगैरह डंप भी नहीं हो रहा था। अब तो और लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो स्पीड है ये ऐसी होगी कि 1/4 टाइम में और 50% आप लोग यहां पर खत्म होते नजर आएंगे अगर हरकतें नहीं रोकी गई तो। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये यहां पर एक स्टडी की गई है। ये पर्टिकुलर जो इंडियन ओशन के अंदर में स्टडी कंडक्ट की गई है, इसका नाम है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने यहां पर ये सारे बात बताई है, और उसने ये बताया कि इंसान जो है उसके साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां पर बढ़ रही हैं, जैसे कि हीट वेव बढ़ रही है। अब हीट वेव के पीछे कौन है? वो भाई साहब इंसान ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इसी के साथ में जैसे हीट वेव बढ़ रही है तो आप लोगों को एल नीना, ला नीना के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में आप लोगों को कोस्टल रीजन के अंदर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। लोकल फिशरिंग जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो भी आप लोग यहां पर बोल सकते हो काफी इंपैक्ट डालती है यहां पर। तो इनको रिकवरी करने की जरूरत है। अगर रिकवरी नहीं करी तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम के अंदर में। यूपीएससी प्रीलिम्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आप लोगों को कहां से मिलती है?
तो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा और इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे जो हैं गलत करके लाए, जो कि कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। यहां पर बेसिकली समुद्र या फिर अर्थ को आप लोग कंपेयर जब करते हैं तो आप लोग यहां पर देखो, हमारी पृथ्वी को जब आप लोग देखोगे लगभग 70% भाग पर आप लोग को पानी देखने को मिलेगा और 30% लैंड है। अगर इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग समझ पा रहे हैं तो इससे अंदाजा लगा पाओगे कि पृथ्वी के ऊपर में लगभग ये बोला जाता है कि 55 या फिर 60 से लेके लगभग 65-70% तक जो ऑक्सीजन है वो यहां पर आप लोगों को ओशन से आती है। लगभग 30 से 40% ऑक्सीजन जो है वो आप लोग की निकल कर आती है अर्थ से, यहां पर यानी कि जो आप लोग के पेड़ पौधे रहते हैं। और बाकी की जो 1-2% ऑक्सीजन है वो आप लोग को देखने को मिलती है सोयल यानी कि मिट्टी के अंदर में जो आप लोग को माइक्रोबीड्स देखने को मिलते हैं, उनसे आप लोग को ये ऑक्सीजन निकल कर आती है। ठीक है, आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन ऑक्सीजन का आप लोग को देखने को मिलता है वो ओशन से निकल कर आता है। और ओशन में भी कहां से अगर बोले, जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गए, एल्गी हो गए या साइनोबैक्टीरिया हो गए। और जब धरती पर जाएंगे तो वहां से कहां से निकलेगा, जैसे कि फॉरेस्ट हो गई, ग्रासलैंड हो गई, क्रॉप्स हो गई, तो उसमें से आप लोग को देखने को मिलेगा। और 1% मैंने बता दिया, जैसे कि कई सारे ऐसे सोयल मिट्टी के अंदर में ऐसे बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं जो कि यहां पर ऑक्सीजन को बनाने का काम करते हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ओशियन की इंपोर्टेंस क्या है यहां पर। और यहां पर जब आप लोग समुद्र के अंदर में जाते हो तो यहां पर समुद्र के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो कोरल रीफ होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे समुद्र के अंदर में इस पर्टिकुलर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अब ये जो कोरल रीफ होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाला हूं। जैसे यहां पर ये खूबसूरत पेड़ पौधे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं समुद्र के रंग बिरंगे, तो नेचर के द्वारा यहां पर ये बनाए जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहां पर तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये आप लोग यहां पर देखो, ये इस तरीके का आप लोग को ये यहां पर सिस्टम नजर आ रहा है। यहां पर ये इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगा तो यहां पर आप लोग कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं कोरल पोलिप्स। तो ये जो कोरल पोलिप्स होते हैं इनके ऊपर में आकर यहां पर बैठ जाता है एक पर्टिकुलर छोटा छोटा सा, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर, इसको कहते हैं जूजेंथले। तो यहां पर कोरल पोलिप्स के ऊपर में ये जूजेंथले आकर बैठता है और फिर यहां पर इन दोनों का रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश हो जाता है और इसके चलते यहां पर आप लोग का कोरल रीफ जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट होता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत में। ये जो कोरल पोलिप्स है यहां पर, इसके ऊपर में जब जूजेंथले आकर बैठता है तो फिर यहां पर इसका जो कलर है कुछ इस तरीके का होता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। यानी कि इन दोनों के मिक्सचर से यहां पर ये ब्यूटी बनती हुई आप लोगों को नजर आती है। और जिसके ऊपर में ये टिके रहते हैं यहां पर वो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिनके ऊपर में यहां पर ये टिके रहते हैं। तो वो एक हार्ड सरफेस होता है जिसको नॉर्मली रीफ बोल देते हैं यहां पर। तो इसके बेसिस पर यहां पर ये सिस्टम क्रिएट होता है। यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जो ये कोरल है, ये कोरल का जो फाउंडेशन है कैल्शियम कार्बोनेट का ये हो गया और इसके ऊपर में यहां पर ये जूजेंथले आकर बैठ जाता है और फिर यहां पर ये स्ट्रक्चर आप लोग की तैयार हो जाती है जिसको पूरा कोरल रीफ कहते हैं। अब यहां पर जो ये है आप लोग समझो कि ये घर है, कोरल जो है इसका घर है और यहां पर जो जूजेंथले है ये किराएदार है। अब जूजेंथले जो है यहां पर वो इसके साथ में आकर रहने की कोशिश करता है, पर लेकिन इसको कह देता है कि भाई मेरी कुछ कंडीशन है, तुम दारू नहीं पियोगे, तू शराब नहीं सिगरेट नहीं पियोगे और गंदगी नहीं फैलाओगे, साफ सुथरा रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करना स्टार्ट किया तो भाई मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, कहीं और जाकर किराया लूंगा अपना, तुझे क्यों दूंगा, तू मेरी हेल्थ खराब कर रहा है। तो यहां पर अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, टेम्परेचर की, सैलिनिटी की और पोल्यूशन को अगर कंट्रोल रखा जाए तो यहां पर इन दोनों का जो रिलेशन है वो चलता रहता है। ये कहता है कि ठीक है तू मेरे घर में रहेगा, मैं तुझे रहने की जगह दे दूंगा यहां पर। तो जूजेंथले को रहने की जगह दे देता है यहां पर ये कोरल पोलिप्स, पर ये बोलता है कि भाई तुझे उसके बदले मुझे खाना देना पड़ेगा क्योंकि मैं खाना बनाता नहीं हूं, तो तू मेरे घर में रह, मुझे किराए के बदले में खाना चाहिए यहां पर और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे खाना देते रहना। ये कहता है ठीक है भाई साहब, दोनों की पड़ेगी हमारी अच्छी। तो जब तक यहां पर माहौल मिलता रहता है जूजेंथले को, यहां पर उसको टेम्परेचर ठीक मिलता रहता है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं रहता है, उसमें सैलिनिटी ठीक रहती है, तब तक तो दोनों का एंजॉयमेंट चलता रहता है। पर लेकिन जैसे ही लगता है कि यहां पर इसके घर में पोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, भाई ये जूजेंथले जो है ये कल्टी मार देता है और जैसे ही जूजेंथले वहां से कल्टी मारेगा तुरंत यहां पर जो ये इसकी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की आप लोगों को होती नजर आएगी
और यहां पर ये सिस्टम जो है ये डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आएगा। तो इसी को आप लोग नॉर्मली कोरल ब्लीचिंग बोल देते हो कि जूसेंतले छोड़कर भाग गया, अब ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो बर्बाद होगा। तो ऐसे आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन पर इस तरीके से काम करती नजर आती है। तो जब कहते हैं ना कि कोरल ब्लीचिंग हो गई, तो कोरल ब्लीचिंग आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहां पर जूसेंतले है उसने कल्टी मार ली वहां पर, और जो ये हरा भरा चल रहा था इसकी जिंदगी वो यहां पर तबाह हो गई। इसके चलते यहां पर सिस्टम देखने को मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखना, धरती पर कोरल रीफ जो है वो आप लोग कहां पर देखने को मिलते हैं, तो नॉर्मली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है वो सबसे बेस्ट माना जाता है कोरल रीफ के लिए। अब इसमें भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है, यहां पर ये मैंने बोल तो दिया, ये यहां पर इसके बीच वाला पोर्शन नॉर्मली देखने को मिलता है, पर लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना है यहां पर, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो यहां पर ये पर्टिकुलर पोर्शन में आप लोग को इक्वेटर पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा, और यहां पर इक्वेटर के जस्ट ऊपर देखने को मिलेगा। तो यानी कि इसके बीच में है, पर लेकिन जहां पर टेम्परेचर, सैलिनिटी और वहां पर पोल्यूशन कम होगा वहां पर ज्यादातर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और भारत के आसपास में जैसा मैंने आप लोगों को बताया अच्छा खासा कोरल रीफ आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ऐसे आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी दुनिया में अगर पूछे सबसे ज्यादा कोरल रीफ कहां पाए जाते हैं, तो ये आप लोग को पता ही है, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया। जब आप लोग जाओगे आप लोग को मैप में एक बार ऑस्ट्रेलिया निहारना है कि ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन कहां पर है। तो यहां से आप लोग देखिए, भारत से आप लोग जाओ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पोर्शन है यहां पर सबसे ज्यादा कोरल रीफ आप लोग को यहां पर दिखाई देते हैं, और इसी के नाम पर हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ यहां पर, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा ये आप लोग को कोरल रीफ दिखाई देता है। अगर कोई पूछे भारत के अंदर में यार कहां पर ये लोकेटेड है, तो भारत में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर में यहां पर साथ ही साथ में ये पर्टिकुलर रीजन हो गया आप लोग यहां पर इनमें देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार वाले रीजन में भी है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में कोरल रीफ नहीं पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। सैलिनिटी को ध्यान में रखते हुए, टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जब यहां पर नदी आकर गिरती हैं, खासकर आप लोगों को पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, तो उन अपने साथ में बहुत सारी कंकड़ पत्थर लेकर आती है, यहां पर नजर आती है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोरल रीफ के लिए रहने लायक सिचुएशन नहीं बनती है, जिसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। और ये जो कोरल रीफ होते हैं इनके अंदर में भाई इतने लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहां पर पृथ्वी की इतनी फिश वगैरह, मछली वगैरह पाई जाती हैं कि बहुत ही लार्ज स्केल पर देखने को मिलती हैं। तो इंसान जो हो गया वो इतना लालची हो जाता है कि भाई कई बार इनके अंदर में ब्लास्ट कर देता है। तो कोई पूछे ब्लास्ट फिशिंग क्या है यहां पर, तो इसके अंदर में मान लीजिए इन्होंने एक्सप्लोसिव डाला और इसके अंदर में ब्लास्ट कर दिया, तो लगभग 2 मीटर जो यहां पर कोरल रीफ होता है उसके अंदर में 1 किलो एक्सप्लोसिव डालकर उसको ये ब्लास्ट कर देते हैं यहां पर। तो इसको डायनामाइट की तरीके से इसको यूज किया जाता है, डायनामाइट की हेल्प से इसको ब्लास्ट किया जाता है। तो सारी की सारी मछलियां जो है वहां से निकलकर फिर बाहर आती हुई नजर आती हैं, और इसकी वजह से समुद्र के अंदर में स्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद होती नजर आती है। तो कोई पूछे ब्लास्ट फिशिंग क्या है, तो कोरल रीफ के अंदर में जब ब्लास्ट किया जाता है और वहां से कंडीशन निकल कर आती है, और फिर ये सिचुएशन आप लोगों को पता है ऐसी होती है आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे यहां पर ये कंडीशन निकल कर आएगी तो तुरंत जूसेंतले जो है वहां से कल्टी मारेगा। तो ये सिचुएशन समझ सकते हैं। तो इसलिए ये ब्लास्टिंग वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये ब्लास्ट फिशिंग क्या होती है, कोई सोचा है किसी मछली का नाम है, पर लेकिन आप लोगों को पता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में नहीं आओगे। साथ ही साथ में यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, एक वर्ड और आप लोगों को याद रखना है, इसको बोलते हैं बायो रोक। तो बायो रोक टेक्नोलॉजी क्यों फॉलो करते हैं और इसका क्या पर्पज है यहां पर, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये टेक्नोलॉजी नॉर्मली फॉलो की जाती है समुद्र के अंदर में, और समुद्र के अंदर में टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है कोरल रीफ को क्रिएट करने के लिए, यानी कि ब्लास्ट जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, पर लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये यहां पर इसको बनाने का काम करती है। इसमें आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे घरों में आप लोगों ने देखा होगा रोड रहती है पानी गर्म करने की, उसके ऊपर में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक परत सी जम जाती है यहां पर, काफी टाइट वाली यहां पर। तो ऐसी ही परत जो है यहां पर ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमती है यहां पर, और इसी परत के ऊपर में आप लोग का पोलिप्स आकर बैठता है, और उस पोलिप्स के ऊपर में जूसेंतले, और फिर ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो यहां पर इसको क्रिएट किया जाता है ये कृत्रिम तरीके से, यानी कि अपने आप ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया कोरल रीफ का स्ट्रक्चर होता है, ताकि समुद्र के अंदर में, अब यहां पर बिल्कुल वही बात है वो डायलॉग याद आ गया, वो याद है डायलॉग, उसमें कहता है कि घोड़ा और पेंटिंग वाला वो डायलॉग है यहां पर, तो मूवी का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिखना। कह रहा है कि इसमें कहां है पेंटिंग, कह रहा है कि यहां पर देखो, तो उसे पलट के देखते हैं तो उसमें पेंटिंग नहीं होती है, वो ब्लैंक रहता है। तो कहता है कि यहां पर कहां है घोड़ा, कह रहा है कि घास खाया और चला गया, कह रहा है कि घोड़ा चला गया
और घास भी खत्म हो गई तो फिर घोड़ा क्या करेगा यहाँ पर। तो वो कहता है कि जब रुको, टेंशन मत लो, यहाँ पर घास उगने दो, फिर यहाँ पर घास उगेगी तो फिर यहाँ पर घोड़ा भी आएगा और फिर पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि यहाँ पर इनके द्वारा ये बायो रोक बनाया जाता है। बायो रोक एक चट्टान की तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, इसको बनाया जाता है और फिर यहाँ पर इसके ऊपर में पोलिप्स आकर बैठता है, घोड़ा आकर बैठता है और फिर घास आती है, पोलिप्स लेकर आता है यहाँ पर और फिर यहाँ पर चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो वही वाला डायलॉग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पूरी प्रक्रिया की जाती है यहाँ पर बिजली की हेल्प से, और बिजली एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसके अंदर में करंट भेजा जाता है और फिर यहाँ पर ये आप लोग को कोरल स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है समुद्र के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर इसके आसपास में फिर ये सारी की सारी चीजें जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं होगा। एक छोटी सी टर्म और बता देता हूं, कोरल रीफ का पूरा चैप्टर ही आप लोगों का कवर हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, एक कोरल ट्रायंगल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कोई आप लोगों से पूछे कि कोरल ट्रायंगल कहां है, तो ये कोरल ट्रायंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा फिलीपींस सी से लेके इंडियन ओशियन से लेके सोलोमन आइलैंड तक कोरल ट्रायंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पे दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कोरल सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो कोरल ट्रायंगल के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहां पर फिलीपीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहां पर तिमूर लिसेते हो गया और पपुआ न्यू गिनी हो गया, यहां पर इधर सोलोमन आइलैंड। तो इस रीजन में आप लोग यहां पर इसको कोरल ट्रायंगल नॉर्मली बोल देते हैं। यहां पर इसके अंदर में अगर आप लोग देखोगे कोरल ट्रायंगल के अंदर में मतलब 6000 से ज्यादा लगभग फिश की स्पीसीज पाई जाती हैं। 76% यहां पर कोरल देखने को मिलेंगे, यहां पर एक तरीके समझ सकते हैं दुनिया के, और मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव स्पीसीज भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये मल्टी बिलियन डॉलर ट्यूना जो इंडस्ट्री है, ट्यूना फिश भी यहां पर पाई जाती है। तो सोच के देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसमें से ये माना जाता है कि हर साल लगभग 20 से लेकर 25 बिलियन नेचर बेस्ड टूरिज्म इंडस्ट्री भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी फेमस है। अगर कोई आप लोगों से यहां पर पूछ बैठे इसके बारे में, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारत के अंदर भी इन चीजों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो आशा करता हूं कि अब आप लोग ध्यान रखोगे कि कोरल रीफ कहां कहां पर होते हैं, कैसी कैसी कंडीशन होती है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। और न्यूज में क्यों था ये तो मैंने बता ही दिया। तो बेसिक न्यूज भी आप लोग यहां पर ध्यान रख पाएंगे। तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट जरूर बताना। और यहां पर ये कोरल पोलिप्स और जूसेंथले वाली चीजें जो है यहां पर, ये इसको लेकर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तो फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत में आएंगे। आशा करता हूं कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, यस या फिर नो। अच्छा, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिल सकता है, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेना। और क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एनसीईआरटी की बुक्स में कई सारे अपडेट्स किए गए हैं, जिसमें एक चैप्टर के अंदर में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी यहां पर, जिसको पाइका रिबेलियन यानी कि पाइका विद्रोह बोलते हैं। ये पाइका विद्रोह जो था ये क्लास 8 की 8th की एनसीईआरटी में था यहां पर। तो इसको यहां पर अभी ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि इसमें से इसको निकाल दिया गया है। तो इसको लेकर कई सारे लोग जो हैं वो यहां पर कह रहे हैं कि ये गलत है, यहां पर हिस्ट्री का पार्ट जो है आप लोगों ने निकाल दिया है। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं यहां पर, खासकर जो लेक्चर्स हैं या फिर जो बुक्स हैं यहां पर, तो वो तो बच्चे इसको पढ़ पाएंगे, पर जो न्यू बच्चे हैं यहां पर अब जो आएंगे यहां पर, वो यहां पर इसको नहीं पढ़ पाएंगे यहां पर। तो उनको पता ही नहीं रहेगा कि पाइका रिबेलियन क्या था, पाइका विद्रोह क्या था यहां पर। और ये इतना इंपॉर्टेंट था, कई सारे लोग तो इसको इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे। तो यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला जा रहा था स्टार्टिंग में। आप लोग क्या बात कर रहे हो यार, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हम लोग 1857 की क्रांति को बोलते हैं यहां पर, लेकिन ये उससे पहले ही विद्रोह था यहां पर, इसलिए कई बार इसको कहते थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पर इसको एनसीईआरटी की बुक में से निकाल दिया गया है। तो यहां पर इसके चलते अभी यहां पर बातें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहां पर सरकार जो है किताबों को अपडेट कर रही है, तो बहुत सारे पोर्शन जो है उसमें से डिलीट किए जा रहे हैं खासकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाइका रिबेलियन क्या है यहां पर, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके का रीजनल आर्म अपराइजिंग थी यहां पर, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यहां पर स्टार्ट की गई थी। और ये उड़ीसा के अंदर से स्टार्ट किया गया था, जिसको उड़ीसा बोलते थे, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे 1857 की क्रांति थी, वहां पर भी ऐसे ही था कि अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर लड़ाई लड़ी गई थी यहां पर। तो सेम तरीके का यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी यहां पर। तो ये जो पर्टिकुलर इसका नेतृत्व किया गया था, ये बक्सी जगबंधु थे यहां पर। इनका नाम आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये यहां पर कमांडर थे यहां पर, जो बेसिकली पाइका मिलिटिया जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो पाइका जो सैन्य प्रमुख आप लोग यहां पर इनको बोल सकते हैं। तो इसको यहां पर स्टार्टिंग में बोला गया कि भाई पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ इस लेवल पर विद्रोह जो किया गया था, ये उड़ीसा के अंदर से निकल कर आया था। और आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग यहां पर देखो, ये 1817 की बात की जा रही है यहां पर। तो 1817 में यहां पर ये वाला विद्रोह देखने को मिला था, और 1857 की क्रांति फिर इसके बाद में लगभग 40 साल बाद। तो इसलिए कई सारे लोगों ने ये बोला
कि यार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो इसको बोलना चाहिए हम लोग को यहाँ पर लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग को इसके लिए बोलना चाहिए था यहाँ पर। तो पाइका जो है यहाँ पर बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं, जो पाइका थे एक तरीके से हेरिडेटरी वॉरियर थे जो कि यहाँ पर उड़ीसा वाले रीजन में पाए जाते थे यहाँ पर। और ये अगेंस्ट थे जो टैक्स स्ट्रक्चर के यहाँ पर, खासकर लैंड को ये टैक्स फ्री चाहते थे यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर ये काम करते थे। पर लेकिन जब ब्रिटिश ने यहाँ पर एनेक्स किया चीजों को, तो यहाँ पर लैंड को लेकर उन्होंने अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को पता है किस तरीके से उन्होंने हरकतें करनी स्टार्ट करी। तो उसके चलते इन्होंने यहाँ पर फिर अपने हथियार उठाने स्टार्ट किए और अंग्रेजों की नाक में यहाँ पर दम करना स्टार्ट किया। तो जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आप लोग ऐसे पढ़ते हो नॉर्मली, जब आप लोग यहां पर देखते हो जिनके बारे में अक्सर रेगुलरली न्यूज में आप लोग नहीं पाते हो। तो यहां पर ब्रिटिश सरकार जो थी यहां पर वो देखते ही देखते यहां पर एक तरीके से पहले उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना स्टार्ट किया, फिर लैंड को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, लैंड में फिर अपनी पसंद की खेती बाड़ी कराना स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो उन सब चीजों से जो लोकल लोग थे वो त्रास्त हो चुके थे एक तरीके से, और यहां पर वो चाह रहे थे कि यार इनको उखाड़कर फेंका जाए। तो इसके चलते आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जैसे 1857 की क्रांति के कई सारे रीजन थे, ऐसे इसके इकोनॉमिक रीजन भी थे, क्योंकि लैंड रिवेन्यू पॉलिसी को लेकर ये रेंट फ्री टेनोरशिप चाहते थे। यहां पर पॉलिटिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर ये बेसिकली पर्टिकुलर एरिया को ट्रेडिशनल जो पावर हुआ करती थी पाइका के हाथ में, वो ब्रिटिश अपने कंट्रोल में लेकर जा रही थी। तो ये दिक्कत देखने को मिलती थी। साथ ही साथ में कल्चर के अंदर में इंटरफेयर किया जा रहा था इनके द्वारा। जैसे 1857 की क्रांति में आप लोगों को देखने को मिला था, सेम कंडीशन यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो उसमें भी यहां पर ये हरकतें करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ में इमीडिएट जो ट्रिगर था यहां पर, ये आप लोग बोल सकते हैं कि पाइका जो थे यहां पर, ये यहां पर उनको इस चीज से यहां पर दिक्कत हो रही थी कि उनकी खुद की जमीन जो है उनसे खाली कराई जा रही थी यहां पर। ठीक है, मतलब अपनी धरती, अपनी माँ, अपनी जमीन, धरती को हम लोग नॉर्मली माँ भी बोलते हैं, तो यहां पर वो उनसे खाली कराई जा रही है। तो इसके चलते फिर इन्होंने हथियार उठाए यहां पर और ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया अपनी जमीन को लेकर यहां पर। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। 2017 में यहां पर इस पर्टिकुलर जो ये रिवॉल्यूशन था, इसको पूरे 200 साल पूरे हो गए थे। तो उस टाइम पर 200 साल का सेलिब्रेशन भी देखने को मिला था, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये दर्जा देने की बात इसको की जा रही थी कि भाई साहब इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दो। पर लेकिन यहां पर एनसीईआरटी से ही इसको ड्रॉप कर दिया। तो ये एक अलग तरीके से नेगेटिव चीज देखने को मिल रही है कि जिसको आप लोगों को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलना चाहिए था, उसको आप लोगों ने किताबों में से ही हटा दिया। तो इसको लेकर कई सारे लोग जो हैं, खासकर जो इतिहासकार हैं, वो यहां पर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है, कहां पर हुआ, क्यों हुआ, ये कुछ बेसिक बातें, और कब हुआ ये याद रखना। और कल को कोई पूछ ले कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसके लिए इस्तेमाल किया था वर्ड, जी हाँ ये किया जाता था, पर लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो ये कहते हैं कि यहां पर उसको एक्सेप्ट कर लो कि यही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ओके, आप लोगों को क्या लगता है, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलना चाहिए, यस या फिर नो? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि यार मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ऑलरेडी इनके द्वारा भी सेम काम किया अंग्रेजों के खिलाफ। यहां पर एक उस टाइम पर सबसे पहले आवाज इन्होंने उठाई यहां पर। तो पहले वाली यहां पर 1817 वाली को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल दो, और 1857 वाली को सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग बोल सकते हैं। तो मुझे तो इसमें कोई गलती लग नहीं रही। बाकी आप लोगों की क्या राय इसके मामले में, आप लोग क्या लगता है कि ऐसा कुछ बोलना चाहिए, यस या फिर नो? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। अच्छा, आज एक इंपॉर्टेंट डे भी था यार, ये तो मेरे दिमाग से निकल गया। आज है नेशनल पेरेंट्स डे। जब मैं बात कर रहा हूं नेशनल पेरेंट्स डे के बारे में, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। मैं फादर या फिर मदर इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर दोनों के कॉम्बिनेशन में यहां पर बात कर रहा हूं। यानी कि जब हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं तो माता पिता दोनों यहां पर आ जाते हैं, तो इंडिविजुअली हम लोग यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। तो जब नेशनल पेरेंट्स डे के बारे में बात की जाती है, तो यहां पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये 27 जुलाई को देखने को मिल रहा है। वैसे जुलाई के 4th सैटरडे में आप लोगों को देखने को मिलता है, और अब की बार जो 4th सैटरडे है वो है 27 जुलाई। तो यहां पर ये 27 जुलाई यानी कि आज के दिन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। हम लोगों को ये लगता है कि पेरेंट्स जो हैं एक तरीके से बस ये है कि हाँ पेरेंट्स है हमारे लिए, हमको पैदा कर दिया है, हमको पढ़ाने लिखाने का उनका ये काम है, बस ये चीजें हम लोग को नॉर्मली लगता है कि और पेरेंट्स का काम ही क्या है। रियलिटी में अगर मैं बताऊं तो पेरेंट्स को अगर आप लोग देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, खासकर हमारे इस सोसाइटी के अंदर में। अगर आप लोग पेरेंट का रोल देखोगे, सबसे बड़ी बात यह है, अगर कभी भी हमको जरा सी चोट लग जाए तो क्या क्या आता है दिमाग में, ओई माँ या ओए बाप, इस तरीके से। बाप तो कम ही बोलते हैं, हालांकि माँ बोलते हैं। तो आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती हैं, और खासकर जब भी कुछ भी हो जाए दुनिया में, तो माँ बाप हमेशा ये कहते हैं कि बस मेरे पास आ जाना, बाकी मैं अपना आप देख लूंगा, भले ही तूने कितनी भी गलती क्यों ना की हो। तो इमोशनल सपोर्ट जितनी पेरेंट्स दे सकते हैं, शायद उतनी इमोशनल सपोर्ट आप लोगों को कोई और देगा।
साथ ही साथ में मोरल डेवलपमेंट, सबसे पहले टीचर जो होते हैं वो पेरेंट्स बोले जाते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, ये चीजें जब पहली बार मैंने पढ़ी थी तो मैं हैरान हो गया था कि इस दुनिया में सबसे ऊपर दर्जा जो है वो पेरेंट्स का रहता है, पेरेंट्स के बाद में टीचर का रहता है, और टीचर के बाद में जो रहता है वो गॉड का रहता है। यानी कि अल्लाह, भगवान, गॉड, जो भी आप लोग बोलो, वो तीसरे नंबर पर आता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि पेरेंट जो है वो यहां पर टीचर तक का रास्ता दिखाते हैं और टीचर जो है वो गॉड का रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो पेरेंट्स टॉप पोजीशन पर है, और पेरेंट्स को पहले टीचर भी बोला जाता है। तो इसलिए कई बार लोग कह देते हैं कि सबसे ऊपर टीचर है, क्योंकि पेरेंट्स ही पहले टीचर होते हैं हमारे यहां पर। तो यहां पर टीचर को भगवान से ऊपर माना जाता है, क्योंकि जो वैल्यूज है यहां पर, जो डिसिप्लिन है सोसाइटी को लेकर, एथिकल चीजें, वो सारी हमारे पेरेंट्स सबसे पहले सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, और अगर एक पुरुष पढ़ा लिखा है तो बस एक पुरुष पढ़ा लिखा है। पर लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं पेरेंट्स की, तो दोनों को कॉम्बिनेशन में लेकर हम लोग यहां पर चलने वाले हैं। यहां पर एजुकेशन में अगर कंट्रीब्यूशन करें, आप लोग जैसे भी फॉर्मल एजुकेशन लेते हो तो पेरेंट्स आप लोग को हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप लोग कहते हो मुझे ये करना है, तो आप लोग को हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ में कल्चर जो रहती है, जैसे कि मुझे आज की डेट में पता है खेतों में काम कैसे करने हैं, क्योंकि मैंने जब अपनी स्कूलिंग कर रहा था, खासकर गांव से 12वीं तक का, तो मैं कई बार खेतों में जाता था, गेहूं वगैरह काटना, खेत में थोड़ा बहुत गन्ने छीलना, गन्ने बोना खेतों में। तो मतलब एक जो ट्रेडिशनल काम है मेरा किसानी वाला, वो मैं अच्छे से समझ पाता हूं यहां पर। तो कल को चलकर अगर मुझे खेती करनी पड़ जाए तो एटलीस्ट मुझे अंदाजा है कि खेती कैसे की जाती है। ऐसा नहीं कि मैं सिटी में रहा हूं स्टार्टिंग से, मुझे पता ही नहीं है कि हाँ भाई साहब खेती बाड़ी कैसे होती है, मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है। तो मैं ट्रेडिशनल चीजें भी समझता हूं यहां पर। तो पेरेंट्स जो है यहां पर वो ट्रेडिशनल चीजें अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई जुलाहा है जो कि यहां पर एक तरीके से अपना काम करता है, फिर कोई धोबी है, या फिर कोई आज के दिन में मोची है, या फिर कोई कुम्हार है, यहां पर कोई लोहार है, कोई बढ़ाई है। ये ट्रेडिशनल काम है। अगर ये पेरेंट्स बच्चों को ट्रांसफर करते हैं तो ये समझ सकते हैं कि ट्रेडिशन जो है वो आगे चलती हुई नजर आती है। यहां पर लैंग्वेज सबसे पहले हम लोग अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसी लैंग्वेज हमारी माँ बाप की होगी, इसलिए मदर टंग बोलते हैं वर्ड भी आप लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि मदर के सबसे पास में होते हैं, तो मदर टंग, फादर टंग नहीं है मदर टंग इस्तेमाल किया जाता है। कस्टम्स वगैरह जो भी है हमारे, जिस सोसाइटी में हम लोग रहेंगे वैसे रहेंगे। यहाँ पर सोसाइटी में स्टेबिलिटी देना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली अगर यूनिट रहती है तो ये सारी चीजें आप लोग को अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए कहते हैं कि फैमिली का बॉन्ड जो है जितना शानदार रहेगा उतना ही ज्यादा बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पर, और खासकर उसको इमोशनलिटी के टाइम पर कभी कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फैमिली का बॉन्ड, और फैमिली का जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चे की स्टेबिलिटी उसके ऊपर में डिपेंडेंट रहती है। इसलिए कहते हैं कि अनकंडीशनल लव और सेक्रीफाइस जो होता है, वो कहते हैं कि मां से ज्यादा प्योर लव किसी का नहीं होता है। तो वो रियलिटी में है आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो खासकर माँ बाप दोनों के लिए आप लोग ये वर्ड बोल सकते हैं कि अनकंडीशनल लव सेक्रीफाइस जो आप लोगों को देखने को मिलता है बच्चों के लिए। एक बाप जो होता है वो अपने आप को बेच देगा यहां पर बच्चों को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को सही लाइफ देने के लिए। इस हालत में इंसान जो है वो चला जाता है कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो बाप बच्चों को एक उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है, अपने कंधों पर बिठाता है, वही बच्चे बुढ़ापे में आकर माँ बाप का कंधा नहीं बन पाते हैं, बेसिकली उसको सहारा नहीं दे पाते हैं यहां पर। और ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। वो अक्सर उनको वर्द आश्रम भेजते हुए नजर आते हैं। इसलिए आज की डेट में आप लोग को वर्द आश्रम के अंदर में जो संख्याएं वो बढ़ती नजर आ रही है, और ये बहुत ही बुरी कंडीशन है। आगे आने वाले टाइम में ये सिचुएशन जो है अगर और बढ़ती है तो एज ए सोसाइटी हम लोग फेल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो नेचर हम लोगों का था वो हम लोग छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहां पर हमारे देश के अंदर भी अगर हम लोग को ये देखना पड़ रहा है कि यार पेरेंट्स डे सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहां की कल्चर नहीं है। हमारे यहां पर माँ बाप को भगवान की तरीके से पूजा जाता है, तो उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर डे निकालना ऐसा नहीं कि ये हमारी कल्चर का पार्ट है। हम तो हर दिन भगवान की तरह पेरेंट्स को पूजें। तो यहां पर ये वेस्टर्न कल्चर है यहां पर, क्योंकि वहां पर माँ बाप जो है वो फिक्स नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में चीजें रहती हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है, पर फिर भी चलो ठीक है, कम से कम रिकॉग्नाइज तो किया जाए कि यहां पर पेरेंट्स का एक तरीके से क्या क्या काम रहता है समाज के अंदर में, और बच्चों को ये चीजें बताई जाए ताकि बच्चा जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये एक एथिकल एंगल भी है, आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। और खासकर अगर सोसाइटी आप लोग जाओगे तो सोसाइटी के अंदर में यहां पर फैमिली यूनिट के बारे में लिखने के लिए आ जाता है, तो मीन्स के अंदर में आप लोग यहां पर इसको एक तरीके से इंक्लूड करके यहां पर चल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट डे है, इसको लेकर आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेली कोशिश क्या करो यार, पेरेंट्स से 2-4 मिनट निकाल कर बात कर लिया करो, उनका भी मन खुश हो जाएगा। और कोशिश क्या करो कि एटलीस्ट अपनी जिंदगी में इतना सक्सेस हो जाओ कि बुढ़ापे में उनका सहारा बन सको। भले ही जवानी में कुछ ना करो, पर लेकिन बुढ़ापे में उनको एक ईजी जिंदगी दे सको, वो लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़े, है कि नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर किस किसी ने सही दिया है कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं आप लोग, एप्लीकेशन पर क्लासेस कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है,
और आज का सेशन फिर यहां पर समाप्त करेंगे। तो यहां पर अच्छा टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को यहां पर मैंडेटरी के बारे में बात बताई। अगर कल को चलकर आप लोग शादी करते हैं तो यहां पर मैंडेटरी है आप लोग को यहां पर बेसिकली ए टेस्ट कराना। इसका आंसर आप लोग को डी देखने को मिलेगा, ठीक है। और कितनी पढ़ाई करी वो जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चलता रहे यहां पर। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट डे भी देख लिया पेरेंट्स के बारे में, डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ये डिटेल में डिस्कस कर लिया यहां पर। इसके साथ में लोकेशन भी मैंने बता दी, खासी गायरो जनता वाला एरिया आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में 2 आर्टिकल और देख लिया HIV के बारे में और राइट टू फॉरगेटन के बारे में। तो ये छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पर। इसी के साथ में मेघालय के अंदर में एफिडेविट के अंदर में मदर को एक तरीके से मैट्रिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, पैट्रियार्कल और मैट्रियल सोसाइटी के बारे में। तो मैट्रिनल सोसाइटी की ट्रेडिशन फॉलो की जाती है, ये हम लोगों ने देखा। इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया डिटेल में, तसल्ली में हम लोगों ने बातें की। साथ ही साथ में यहां पर आप लोगों को मैंने ये डायमंड और खासकर जो चाइना का है ये आप लोग देखते हैं ये वाला, तो हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल दोनों के बारे में यहां पर बात की और एक एक्सरसाइज के बारे में बातें कर ली। इसके साथ में मैंने आप लोगों को बताया यहां पर रिफ्यूजी के बारे में, हमारे देश के अंदर में क्या क्या पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। कोरल रीफ के बारे में मैंने तसल्ली में आप लोगों को पढ़ा दिया। आज के बाद में कोरल रीफ को लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। कोरल रीफ के साथ साथ में मैंने कॉन्सेप्ट बताए, एक तो बताया यहां पर ब्लास्ट फिशिंग के बारे में अगर कोई कल को आप लोगों से पूछे, और दूसरा मैंने बात की आप लोगों से बायो रोक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को कोरल ट्रायंगल के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। वैसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के बारे में भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। कल को चलकर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव क्या है, क्या इंडिया इसका पार्ट है? जी हां, इंडिया इसका एक्टिव मेंबर है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये फाउंड किया गया था 1994 में। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाइका, ये देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनका बेसिक पर्पज ये कि कैसे कोरल रीफ को हम लोग को प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। कोरल रीफ के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली डिटेल में, तो ये भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से कहता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, फिर आप लोगों को लगता है यार ये कहां से आ गया। एक बार अगर सुन लोगे तो फिर कंफ्यूजन में नहीं आओगे। पाइका रिबेलियन के बारे में मैंने आप लोगों से डिटेल में बात कर ली, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हिस्ट्री के साथ में आप लोगों का कनेक्ट हो रहा है और एनसीईआरटी में क्या क्या डेवलपमेंट है, तो उसके साथ में आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोगों को इसके PDF एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी और साथ ही साथ में टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा और एप्लीकेशन का भी, तो वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और कंबाइन 3 PDF आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। बाकी अपना ध्यान रखिए और इसी के साथ में टेस्ट और क्विज देते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसी के साथ में जो भी पेपर देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। शानदार तरीके से आप लोग अपना एग्जाम देकर आइए और टेंशन नहीं लिया करते, बिल्कुल अच्छे से पेपर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होके। तो इतने पेशेंस के साथ में लेक्चर को सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।